मेरे प्यारे छात्रों, आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड के द्वारा जो मंथली एग्जाम लिया गया है सितंबर 23 सितंबर 2024 को, उसमें क्लास 12 के जो फिजिक्स के क्वेश्चंस आए हैं, आज हम लोग उनका सॉल्यूशन देखेंगे। और इस सॉल्यूशन में हम लोग आपको दिखाएंगे कि क्वेश्चन को कैसे हम लोग ट्रिकली और क्वेश्चन को किस टेक्निक से हम जल्दी से जल्दी ऑप्शन तक पहुंचा सकते हैं, सही ऑप्शन कैसे निकाल के ला सकते हैं। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है जिसमें कहा जा रहा है कि आर त्रिज्या वाली कोई और एन फेरो वाली कोई वृत्ताकार कुंडली है जिसमें आई धारा बह रही है, तो उसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो किसके समानुपाती होगा। ये क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि ये एक कुंडली है जिसमें एन बार तार को लपेटा गया है, एन फेरो वाली है, उसमें जो करंट बह रहा है वो आई करंट बह रहा है और उसकी जो त्रिज्या है वो आर है। तो इसके सेंटर पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। अब इस केस में जरा गौर से देखिए, ये कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस कांस्टेंट को अगर हटाते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखाई देता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान उसमें बहने वाली धारा पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र का मान, ये 2 भी कांस्टेंट है, इसको भी हटा देंगे, 1/r। देखिए ये r सामने नहीं, ऊपर नहीं, नीचे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे 1/r के समानुपाती होता है। तो देखिए किस ऑप्शन में ये सब दिया हुआ है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है I और R के समानुपाती। देखिए I और R के समानुपाती नहीं होगा। देखिए एक होता है समानुपाती और एक होता है व्युत्क्रमानुपाती। देखिए ऊपर वाला में समानुपात का नियम लगा होता है और ऊपर नीचे वाला में व्युत्क्रमानुपात का संबंध होता है। तो यहाँ कह रहा है कि धारा और आर में समानुपाती है। देखिए क्वेश्चन में केवल समानुपाती शब्द कहा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसलिए क्योंकि बी आई के समानुपाती तो है लेकिन आर के समानुपाती नहीं है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम समानुपात शब्द अगर लगाना ही चाहते हैं आर के साथ, तो हम आर के केस में ना बोल के हम 1/r के समानुपाती कर सकते हैं, क्योंकि इस आर को छटका के आप ऐसे लिख सकते हो अलग से। तो B 1/r के समानुपाती है लेकिन R के समानुपाती नहीं है, R के साथ वो व्युत्क्रमानुपात के नियम में। ये छोटा बेसिक बात समझिए क्वेश्चन बनाते समय, ये सब किताब वगैरह में नहीं मिलेगा, टीचर वगैरह नहीं बताएंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। N और R के, अब कह रहा है N और R के, जहां R दिखेगा वो ऑप्शन काट देना, नहीं होगा। C कह रहा है I और 1/r के समानुपाती, और हम देख भी रहे हैं I और 1/r के समानुपाती होता है। यहाँ कह रहा है I और 1/n के समानुपाती, तो और बकवास हो गया। 1/n का मतलब n नीचे है, फॉर्मूला में n नीचे है ही नहीं, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी। देख रहे हैं यहाँ फिजिक्स काम नहीं आया, फिजिक्स तो बस इतना काम में आया कि आपने पिक्चर बनाया, आपने फॉर्मूला लगाया, बाकी सारा खेल कहाँ मैथ में जाकर रख गया। आगे बढ़ते हैं। 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होगा। तो देखिए कह रहा है 5 टेस्ला का जो चुंबकीय क्षेत्र है निम्नलिखित में से किस ऑप्शन के बराबर होगा। और हर ऑप्शन में हम देख रहे हैं वेबर प्रति मीटर स्क्वायर मीटर, वेबर पर स्क्वायर मीटर, वेबर पर स्क्वायर मीटर। ये वेबर पर स्क्वायर मीटर क्या है, ये वेबर क्या है? तो आप जानते होंगे चुंबकीय फ्लक्स बराबर होता है चुंबकीय क्षेत्र गुणे क्षेत्रफल, ऐसा फॉर्मूला पढ़े होंगे। चुंबकीय फ्लक्स में अगर हम इस बी को रहने दें, इस ए को इधर करें, तो चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है चुंबकीय फ्लक्स बटा एरिया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, वेबर बटा मीटर स्क्वायर। अच्छा, यानी कहने का मतलब है चुंबकीय क्षेत्र को तो एक तो हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, और उसी चीज को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं। यानी अगर 1 टेस्ला बोले तो हम उसको लिख सकते हैं 1 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। उसी तरह से अगर 5 टेस्ला हो तो हम लिख सकते हैं 5 वेबर बटा मीटर स्क्वायर। तो वही करा है 5 टेस्ला वाला चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो सिंपल सी बात है जी, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा
बस कुछ नहीं रहेगा, टेस्ला हट के मात्रक बदल जाएगा, बस वही रहेगा और कुछ नहीं होने वाला है। चलिए आगे आते हैं। कर आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसके बराबर होगा। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, मान लेते ई, और ये जो है गोल 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 घूम रहा है एक वृत्तीय पथ पर, और उस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो है आर। तो ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है आर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय पथ पे, कैपिटल आर है, ठीक है। और कितना स्पीड से घूम रहा है, इसके घूमने का स्पीड है v स्पीड से घूम रहा है। तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बताइए। देखिए एक फॉर्मूला होता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के तो ऐसे कई फॉर्मूले होते हैं, लेकिन ये भी फॉर्मूला होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है धारा गुने एरिया। जिस लूप में करंट बह रहा है वो करंट, और वो जो लूप है, लूप माने जो वो जो आकृति है, उस आकृति के द्वारा जो अंदर में जो क्षेत्रफल बना है उसका क्षेत्रफल से गुना करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण m निकल कर आता है। ये एक फॉर्मूला होता है हमारा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है गोल 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 गोल, वास्तव में आप कल्पना कीजिए अगर तार में करंट घूमता है तो तार में करंट कैसे क्यों बहता है। तो आप जानते हैं कि किसी तार में इलेक्ट्रॉन के प्रवाहित होने से, उनके बहने से करंट बहता है। अब वही इलेक्ट्रॉन कहीं जो है किसी परमाणु के अंदर घूम रहा है, और तार के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूमता है, और उनके घूमने से उल्टा दिशा में करंट बहता है। तो अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन के घूमने से गोल गोल उसकी उल्टी दिशा में क्या बहेगा, करंट बहेगा। और यदि उस लूप में करंट बहेगा तो उस लूप का चुंबकीय आघूर्ण हम निकाल सकेंगे, और चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है धारा गुने क्षेत्रफल। फिर ये भी हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। ये जहाँ ई क्या है, इलेक्ट्रॉन, चूंकि आवेश के रूप में कौन बह रहा है, इलेक्ट्रॉन बह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, और वो उसको एक चक्कर पूरा करने में लगा समय को हम टी से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब एक काम करते हैं, ये जो I बराबर E/T आया है हम इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। ये जो T क्या है, समय है, यहाँ से चला और फिर यहीं पहुँचने में लगा समय, तो एक चक्कर में जो समय लगता है आप पढ़े होंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा 4। और यहाँ से चलकर यहाँ तक जो दूरी तय करेगा, किसी वृत्त की परिधि पर जब हम चलते हैं तो दूरी क्या होता है, उसकी परिधि, तो हम लिख सकते हैं 2πr। और 2πr दूरी को कितना चाल से चल रहा है, v चाल से। तो दूरी बटा समय वाला फॉर्मूला लगा के हम इसको समय को इस तरह से कर दिए, ये v चला जाएगा ऊपर, तो हमारा बन जाएगा एक फॉर्मूला EV/2πr। ये करंट का मान आ गया। हम क्या करेंगे, करंट की जगह ये रख देंगे, और ये चूंकि एक वृत्तीय लूप है तो वृत्त का क्षेत्रफल 4πr² सब रख सकते हैं। वही हमने यहाँ किया है, I की जगह E/T रख दिए, A की जगह πr²। फिर E/T का मान हमने अभी आपको बताया कि हम ये रख सकते हैं, है ना, और गुने πr²। अब आगे आते हैं, यहाँ से पाई गया, r से एक r गया, यहाँ बस यही बच गया EV, ये आपके पास बच गया EV, ऊपर में एक r बचेगा EVr/2। तो आप इस तरह से देख सकते हैं फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, EVr/2। देख रहे क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। समान गतिज ऊर्जा युक्त प्रोटॉन और अल्फा कण को किसी एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं यदि उनके द्वारा तय किए गए वृत्तीय कण की त्रिज्याएं rp और r अल्फा हो तो कौन सा विकल्प इसमें से होना चाहिए। rp और r अल्फा के बीच में क्या संबंध होगा। अब इसको ऐसे समझिए कि एक आवेशित कण है प्रोटॉन और एक अल्फा कण भी होता है, उस पर 2+ चार्ज होता है। तो जब प्रोटॉन और अल्फा कण को किसी अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग फेंकते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं v वेग से, तो उसके अंदर जाकर वो क्या हो जाता है, गोल गोल वृत्तीय गति शुरू कर देता है। और वो जो वृत्तीय गति करेगा, उस वृत्तीय गति की जो त्रिज्या होगी वो माना गया है प्रोटॉन के लिए rp और इसके लिए अल्फा कण के लिए r अल्फा माना गया है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, अब एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि प्रोटॉन और अल्फा कण के मामले में हम क्या करेंगे, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp मानेंगे, अल्फा कण का m अल्फा मानेंगे। प्रोटॉन को 1 यूनिट माना जाता है, तो इसके वजन को अगर हम 1 यूनिट माने तो अल्फा कण क्या होता है, वो वास्तव में हीलियम का एक नाभिक होता है, जिससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे अगर हीलियम से, तो जो बचेगा वो कहलाएगा अल्फा कण।
और हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, इसलिए इसके अंदर टोटल कितना यूनिट द्रव्यमान हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। तो अल्फा कण का जो द्रव्यमान हो जाएगा वो 4 यूनिट हो जाएगा। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसको 1 क्वांटम आवेश 1e कहते हैं, और चूंकि अल्फा कण में दो प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है, इसलिए इसका जो आवेश हो जाएगा वो 2e हो जाएगा। तो क्यू अल्फा का मान 2e हो जाएगा और QP का मान e हो जाएगा। और इसका जो वेग होगा उसको Vp बोलेंगे, और इसका जो वेग होगा इसको V अल्फा बोलेंगे। बस इतना बात आपको ध्यान में रखना है। उसी का इस्तेमाल करते हुए हम यहाँ आते हैं। तो जब कोई कण किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में वृत्तीय गति करता है तो उसकी जो त्रिज्या होती है वो इस फॉर्मूला से दी जाती है, R = द्रव्यमान गुने वेग बटा आवेश गुने चुंबकीय क्षेत्र। ये फॉर्मूला हमने लगा दिया प्रोटॉन और अल्फा कण पे। प्रोटॉन का हम लोग इस फॉर्मूला के सहारे प्रोटॉन का त्रिज्या हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और अल्फा का त्रिज्या ऐसे दिखा सकते हैं, mp/vp/qp × b। उसी तरह R अल्फा यानी कि अल्फा कण का जो वृत्तीय पथ होगा उसकी त्रिज्या को हमने इस फॉर्मूला पे ऐसे बैठा दिया। बैठाने के बाद क्या करें, यहाँ देख रहे हैं एक चीज हम दोनों में सेम देख रहे हैं, ये जो b है वो दोनों में सेम है, वो खत्म हो जाएगा। तो ये बचेगा ऊपर में mp/vp/qp, और यहाँ बचेगा m अल्फा v अल्फा/q अल्फा। ये q अल्फा ऊपर चला जाएगा, ये qp नीचे आ जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ मैथ का इस्तेमाल हुआ है। इस तरह से हमें एक व्यंजक प्राप्त होगा। अब इसमें गौर से देखिए, अब सबका वैल्यू रखेंगे। अभी भी हमने बताया ये क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन के द्रव्यमान को हम 1 यूनिट मानते हैं, तो 1 यहाँ रख देंगे। ये क्या है, अल्फा कण का द्रव्यमान। अल्फा कण में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, और 1 प्रोटॉन और 1 इलेक्ट्रॉन का जो वजन होता है वो 1 यूनिट माना जाता है। तो 4 है तो 4 यूनिट। ठीक है, Vp क्या हो गया, Vp हमारा हो गया वेग, उसको ऐसे ही छोड़ दिए, इस V अल्फा को भी वैसे ही छोड़ दिए, उससे हम बाद में निपटेंगे। अब आते हैं Q अल्फा क्या है, अल्फा कण पर आवेश। अल्फा कण पर 2+ आवेश होता है, उसको 2e से दिखा देते हैं, और प्रोटॉन पे आवेश जो होता है वो 1e होता है, उसको यहाँ पर हम लोग जो है प्रोटॉन के आवेश को हम लोग यहाँ केवल e से दिखा देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए जो कटने वाला है कटा देते हैं, e से e गया, 2 से ये 4 गया, तो नीचे में बचेगा 1/2 Vp/v अल्फा। बस इतना ही बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम क्या करेंगे, 1/2। अब ये देखिए Vp यानी कि किसी कण का वेग बराबर होता है उसकी गतिज ऊर्जा बटा उसका द्रव्यमान, ये फॉर्मूला होता है। तो हम यहाँ फॉर्मूला लगा दिए, प्रोटॉन का वेग बराबर या प्रोटॉन की चाल बराबर हो जाएगा उसकी गतिज ऊर्जा बट्टा उसका द्रव्यमान, और उसी तरह अल्फा कण का चाल बराबर हो जाएगा 2k/m अल्फा। अच्छा, दोनों में हम 2k ही रखे हैं, अल्फा यहाँ हम p और अल्फा नहीं लगाए। उसका कारण है क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही दे दिया है कि इन दोनों कणों की गतिज ऊर्जा कितनी है, समान है। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी समान है, इसलिए हमने भी दोनों को सेम रखा है, और ताकि हमें काट कूट करने में आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए कुछ कट जाएगा, ये 2k से 2k कटेगा, नीचे में बचेगा ये m अल्फा जो कि ऊपर चला जाएगा, mp नीचे आ जाएगा, चूंकि रूट है तो रूट लग जाएगा। अब उसके बाद आगे चलेंगे तो आगे क्या होगा, आगे जो है हमारे m अल्फा का मान अभी भी बताया हमने आपको। m अल्फा का मतलब अल्फा कण का वजन जो कि है 4 यूनिट, और प्रोटॉन का द्रव्यमान यानी 1 यूनिट। 4/1 रूट, ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/2 तो पहले से था, ऊपर वाला 2 आएगा निकल के, √4 का मान 2 आएगा, कट कूट के 1 आएगा। डेट इज, इसका मतलब हुआ कि RP, ये सब किसका मान निकाल रहे हैं आप, RP/R अल्फा का जो मान आया वो 1 आया, और ये R अल्फा को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा RP = R अल्फा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। तो देख रहे हैं एक क्वेश्चन को बनाने में कितना तिग्रम लगाना पड़ता है। आगे आते हैं, किसी लंबे सीधे धारावाही चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी यदि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 मिली टेस्ला है। जैसे एक तार है, ठीक है, उससे आपको करंट बह रहा है, मान लेते हैं I। इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है कितना, 2 मिली टेस्ला, ये दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि इसमें आपको क्या पूछ रहा है, करंट का मान पूछ रहा है। तो सिंपल सी बात है जी, जब किसी तार से करंट बहता है तो उससे कुछ दूरी पर
चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला ये होता है B = μ0I/2πr, ये फॉर्मूला होता है। हमें I निकालना है तो I = हो जाएगा B × 2πr/μ0, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सब का वैल्यू रख देंगे। जैसे B का वैल्यू रखेंगे 2 मिली टेस्ला गुने 2 पाई, और R क्या हो जाएगा, ये जो तार से उस बिंदु की दूरी होती है यही रेडियस कहलाता है, क्योंकि हम चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है तार के चारों ओर एक वृत्तीय लूप में होता है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग करेंगे तो 1/10 मीटर, और बट्टा में हो जाएगा हमारा, ये मीटर वगैरह को मारिए गोली, ठीक। यहाँ ये m इसलिए रख रहे हैं क्योंकि मिली है, उसको रखेंगे। और ये μ0 का मान होता है 4 पाई × 10⁻⁻7। अब सबको एक काम करते हैं, मिली को भी हटा देते हैं, मिली का मतलब होता है 10⁻³ सबको सॉल्व करते हैं। पाई से पाई गया, 4 को ले गया, अब बच्चा ये 1/10 को भी हम लोग बोलते हैं 10⁻⁻1, तो ये -3 और -1 मिलके बन जाएगा 10⁻⁴, और नीचे में ये बच जाएगा 10⁻⁷। ये ऊपर जाएगा तो कट कुट के 10⁻³ आएगा, जो कि हो जाएगा 1000। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, ए होना चाहिए, 1000 एम्पियर आंसर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र B में स्थित M चुंबकीय आघूर्ण बनाने वाले धारा पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण T क्या होगा। अरे मारिए गोली, भाषा क्या दिया, इसको पकड़िए। टॉर्क, चुंबकीय आघूर्ण और चुंबकीय क्षेत्र। तो आप पढ़े होंगे कि किसी चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय बल आघूर्ण बराबर होता है टॉर्क बराबर होता है M×B। ये फॉर्मूला बहुत नामी है, इसको याद रखिएगा। आगे आते हैं, गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार क्यों किया जाता है। जैसे ये गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, बहुत सेंसिटिव यंत्र होता है, बहुत छोटे छोटे धाराओं को मापता है, बहुत हल्के करंट को मापने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन जब हम इसको हाई करंट से जोड़ देंगे तो गैल्वेनोमीटर का कॉइल उड़ जाता है, खराब हो जाता है। उसको इससे बचाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग शंट का इस्तेमाल करते हैं। शंट क्या होता है, शंट का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर से भी कम होता है। कम प्रतिरोध होने के कारण करंट गैल्वेनोमीटर से, करंट की जो मात्रा है वो गैल्वेनोमीटर से बहुत कम और शंट से ज्यादा। बात सिंपल है जी, जिधर रास्ता अच्छा होगा उधर से ना कोई जाना चाहेगा। तो करंट जो है हमारा, करंट की एक बड़ी मात्रा शंट से होकर गुजरती है, क्योंकि इधर प्रतिरोध बहुत कम होता है और गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध शंट से ज्यादा होता है। तो इधर करंट कम जाता है, इस तरह से गैल्वेनोमीटर जलने से बच जाता है। तो गैल्वेनोमीटर में शंट का व्यवहार किया जाता है उच्च धारा से उसको टूटने से बचाने के लिए। अब यही नॉलेज अगले क्वेश्चन में भी काम आएगा। किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा देखिए। जब किसी एमीटर को, एमीटर क्या मापता है, एमीटर हाई वोल्टेज करंट को मापता है, ज्यादा जो तीव्र धारा है उसको मापता है। और फिर भी इसको उड़ने से बचाने के लिए हम इसके बगल में क्या लगा देते हैं, शंट लगा देते हैं। अब शंट जैसे लगता है, इससे क्या होता है, ये और हाई करंट को माप सकता है। जैसे पहले माप लेता था, जैसे मान लेते हैं 20 एम्पियर तक की करंट को, तो शंट लगाने के बाद इसका रेंज बढ़ जाएगा, क्योंकि और ज्यादा हेवी करंट को ये झेल सकेगा, क्योंकि ज्यादातर करंट शंट से होकर निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसकी जो माप सीमा है, इसका जो मापने का जो सीमा है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेंज का नियम बहुत VVI क्वेश्चन है, सीधा याद रखिएगा। लेंज का नियम ऊर्जा से संबंधित होता है, ठीक है। स्व प्रेरकत्व का मात्रक याद रखिएगा। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, और आपको स्व प्रेरकत्व का जो मात्रक होता है वो हेनरी होता है। इसको H से दिखाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात को ध्यान रखना। आगे आते हैं, धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पे उसकी गति ऊर्जा, उसकी गति होती है। देखिए ये चुंबक है, ये है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। तो इस चुंबक के नॉर्थ से इस चुंबक के साउथ तक चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है, और उसमें आप क्या किए, धातु का एक गोला लिए है और उसको क्या कर रहे हैं, दोलन करवा रहे हैं। तो देखिए जब चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धातु दोलन करता है, गति करता है, तो इस वस्तु या इस चालक से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होने के कारण इस चालक के अंदर भंवर धाराएं उत्पन्न होती है, ईडी करंट उत्पन्न होती है। ये ईडी करंट इसकी गति का विरोध करता है, जिसके कारण क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये चालक धीमा होना शुरू हो जाएगा, और इस गति को हम लोग अवमंदित गति कहते हैं। आगे आते हैं, डायनेमो के कार्य सिद्धांत
आधारित है। डायनेमो जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। पिछले 2 एग्जाम से ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे आते हैं, एक कुंडली का 100 प्रेरण गुणांक 5 मिली एम्पियर है। यह 100 प्रेरण गुणांक यानी एल का मान दिया हुआ है, इसको एल से दिखाते हैं। यदि कुंडली से 2 एम्पियर की धारा बह रही हो तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है 100 प्रेरण गुणांक एल और उससे बहने वाली धारा आई। तो ये हम लोग इसका फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, फाई = एल आई। एल का मान दिया हुआ है जी 5 मिली हेनरी। मिली का मतलब होता है इतना -3, और धारा का मान दिया हुआ है 2 एम्पियर। जब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 गुने 10 के पावर -3, तो कट कूट के हो जाएगा 10 के पावर -2। 10 के पावर -2 को 1/100 भी बोलते हैं, यानी कि 0.01। देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, 0.01 वेबर, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक किस में निकलेगा? वेबर में। आगे आते हैं, एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है। चालक में उत्पन्न धारा उत्पन्न की जा सकती है। एक कोई बंद चालक है, जैसे ऐसे समझिए, मान लेते हैं कि एक कोई तार है, ऐसे करके मान लेते हैं ऐसे एक कॉइल है और इस कॉइल को ऐसे जोड़ दिया गया। अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल के निकट एक चुंबक को रखते हैं। तो कह रहा है कि उस चालक में हमको इस तार में इस लूप में हमको करंट बहाना है। तो भाई सिंपल, आप जानते हैं ऐसा प्रयोग हो चुका है। एक बार चुंबक को गति कराएंगे आगे पीछे तब भी करंट बहेगा, एक बार इसको रोकेंगे इसको भी कराएंगे तब भी इसमें करंट बहेगा, और ये दोनों को आगे पीछे करेंगे एक दूसरे के साथ सापेक्ष गति करेंगे तभी होगा। तो इसको हम लोग सापेक्ष गति कहते हैं। तो केवल चुंबक गतिशील होगा तब करंट बहेगा, करा केवल चालक गतिशील होगा तब होगा। चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, चुंबक और चालक के बीच आपेक्षिक गति हो। ये ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन है। चुंबक या चालक के बीच में आपेक्षिक गति हो, कोई एक रुका रहे तो कोई चलता रहे, या कोई चलता रहे कोई एक रुका रहे, या दोनों चलता रहे, सब चलेगा। तो इन सभी ऑप्शन में डी ऑप्शन सबसे अच्छा है, उसकी भाषा सबसे अच्छी है। आगे बढ़ते हैं, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U और प्रवाही धारा I के बीच संबंध है। U और I के बीच कौन सा संबंध होगा? तो एक फॉर्मूला होता है, चुंबकीय प्रेरित्र की ऊर्जा बराबर होती है 12LI²। जैसे संधारित्र का ऊर्जा आप पढ़े हुए 12ε0E²। उसी टाइप का चुंबकीय प्रेरित्र का भी होता है। यहाँ U और I में देखिए कैसा संबंध है, U समानुपाती है I² के। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाना चाहिए? डी हो जाना चाहिए। आगे, प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग का मान शिखर मान का अनुपात होता है। उससे पहले आप अगला क्वेश्चन बनाइए। आभासी धारा जिसको हम RMS करंट भी कहते हैं, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ये किसके बराबर होती है? तो देखिए IRMS, देखिए ये आभासी धारा या वर्गमूल, इसको हम लोग बोलते हैं वर्गमूल माध्य मान। तो ये जो हमारा RMS वैल्यू होता है धारा का, वो धारा के पीक वैल्यू यानी शिखर मान बटा √2 होता है। तो ये हो जाएगा शिखर धारा बटा √2। ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा सी। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन देख लिया जाए, ये ऑप्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, कौन होगा? हमारा सी आंसर होगा। अच्छा, अब आगे, अब आते हैं इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा के मूल माध्य वर्ग मान जिसको RMS वैल्यू कहते हैं, ये वाला, ये शिखर मान का अनुपात होता है। अनुपात माने, अब एक काम करते हैं, इस पीक वैल्यू को इधर लाएंगे तो यहाँ पे कट कूट के क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा शिखर मान यानी पीक वैल्यू। इन दोनों का अनुपात क्या होगा? 1/√2। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा का समीकरण दिया गया है, तो विद्युत धारा की आवृत्ति क्या होगी? देखिए, किसी प्रत्यावर्ती धारा का जो जनरल समीकरण होता है वो इस टाइप का होता है। इससे कंपेयर कीजिए, I = I0 की जगह है 0.6 साइन, और यहाँ देखिए 2πft की जगह है 100πt। अब जरा गौर से देखिए, t की जगह तो t है, लेकिन 2πf की जगह 100π है, यानी 2πf की जगह है 100π। पाई से पाई गया, यानी 2f = है 100, यानी कि f = हो जाएगा 50। यानी इसकी जो आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगी 50 हर्ट्ज। चलिए आगे आते हैं। अब आगे आते हैं, LR परिपथ की प्रतिबाधा होती है, बहुत सिंपल सी, याद रखिएगा। L रहेगा तो ω L उसका प्रतिरोध या प्रतिबाधा,
अगर ये रहेगा तो 1/ω_c, अगर संधारित्र रहेगा तो, और अगर R रहेगा तो सीधे R, यानी प्रतिरोध रहेगा तो R। बस तो क्या क्या आपको दिया, LR है तो बस उसका प्रतिबाधा निकालने का फॉर्मूला होता है √R दिया है तो R का सीधे स्क्वायर, और L रहेगा तो उसको हम कर देंगे ω_L का स्क्वायर। ये ऑप्शन होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। तप्त तार एमीटर मापता है प्रत्यावर्ती धारा का। देखिए तप्त तार जो एमीटर होता है वो प्रत्यावर्ती धारा का RMS वैल्यू मापता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में अनुनाद की स्थिति में धारा और विद्युत वाहक बल के बीच कालांतर होता है, तो ये क्या होता है, ये शून्य होता है। LR परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। देखिए किसी भी परिपथ का शक्ति गुणांक का फॉर्मूला होता है R/Z। Z क्या है, इंपीडेंस या प्रतिबाधा। कौन सा प्रतिपथ है, परिपथ है LR है, तो ऊपर में तो R रह जाएगा और नीचे में Z की जगह अभी भी तो बताया है R² + ω² L²। ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये वाला हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आगे, किसी LCR परिपथ में ऊर्जा क्षय होता है जिसको हम लोग एनर्जी लॉस कहते हैं। तो याद रखिएगा LCR परिपथ यानी किसी परिपथ में इंडक्टर, कैपेसिटर और प्रतिरोध तीनों जुड़ा हुआ हो, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एनर्जी लॉस कौन करवाता है, ये दोनों नहीं करवाते हैं, प्रतिरोध करवाता है एनर्जी लॉस। तो हमारा क्या होना चाहिए, प्रतिरोधक में एनर्जी लॉस होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में यदि I और विभवांतर V के बीच कालांतर फाई हो तो धारा का वाटहीन घटक होगा। देखिए किसी भी धारा का वाटहीन घटक वाटलेस करंट बराबर हो जाता है I sin अल्फा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, साइन अल्फा या साइन फाई होता है, जो फॉर्मूला आपका हो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। आगे आते हैं, आगे हमारा प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला दिया हुआ है E = E0 sin ω t में शिखर मान 10 वोल्ट है, आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, समय आपको लेना है 1/600 सेकेंड। तो तत्कालिक विद्युत वाहक बल क्या होगा, तत्कालिक का देखिए फॉर्मूला क्या होता है कि ये जो मान होता है ये तत्कालिक किसी खास समय पर वोल्टेज होता है या विभवांतर या EMF होता है। ये वोल्टेज या EMF का मैक्सिमम वैल्यू होता है E0, शिखर मान इसको बोलते हैं। ये कोणीय आवृत्ति होता है, सब आपको दिया हुआ है, तो एक फॉर्मूला होता है, सब कोणीय आवृत्ति दिया हुआ है। तो कोणीय आवृत्ति नहीं, आपको सीधे आवृत्ति दिया हुआ है। तो देखिए E = है E0 sin ω t, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E0 sin ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2πf भी लिख सकते हैं, ऐसा भी हम इसको लिख सकते हैं, 2πf भी लिख सकते हैं इसका मान, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो E = हो जाएगा E0 का मान कितना दिया हुआ है, 10 वोल्ट शिखर मान दिया हुआ है, साइन 2π, और f का मान कितना दिया हुआ है 50, समय कितना बढ़ा हुआ है लेने के लिए 1/600 लेने के लिए बोला हुआ है। चलिए अब आगे आते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 50 में 2 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, तो अंत में आ जाएगा हमारा 10 साइन, और इसमें कट के बचेगा π/6। π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, साइन 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 यानी कि हो जाएगा 5। ये ऑप्शन नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी। ये जो सॉल्यूशन है ये गलत है, हमारा आंसर हो जाएगा 5 हो जाएगा। आगे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। सबसे ज़्यादा आवृत्ति किस विद्युत चुम्बकीय तरंग की होती है। तो यहाँ हमने कुछ विद्युत चुम्बकीय तरंगों का एक लिस्ट दिया हुआ है, इस लिस्ट को आप गौर से देख सकते हैं। तो देखिए रेडियो वेव का आवृत्ति जो होता है ये 3×10⁹ रेंज का होता है, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो गामा रेंज आते आते 3×10⁻19 हो जाता है, हर्ट्ज हो जाता है। यानी रेडियो वेव से जब हम गामा वेव की तरफ बढ़ते हैं तो तरंगों का आवृत्ति बढ़ता है और तरंग दैर्घ्य घटता है लेकिन आवृत्ति बढ़ता है। तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। तो हमारा इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो कौन होगा, गामा रेज। और गामा रेज से भी ज़्यादा होता है कॉस्मिक रेज का, वो जनरली आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, गामा रेज में ही आपका काम चल जाएगा।
एक्स किरणें बनी होती है। देखिए कुछ किरणों के बारे में जान लीजिए। अल्फा किरण भी होता है, बीटा, अल्फा, बीटा, गामा रेज और न्यूट्रॉन रेडिएशन, इतने तरह के रेडिएशन यानी किरणें होती है। जो अल्फा किरण होती है वो हीलियम का नाभिक होती है, +2 चार्ज होता है। बीटा जो होता है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन पर माइनस चार्ज होता है। बीटा निगेटिव किरणें होती है, निगेटिव कणों से बनी होती है। गामा जो होता है वो कणों से नहीं बनी होती है, वो एक तरह का हाई एनर्जी तरंग होता है गामा किरण, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। एक्स रे भी एक तरह का तरंग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, वो भी हमारा क्या होता है, उस पर भी चार्ज नहीं होता। और न्यूट्रॉन रेडिएशन भी फ्री न्यूट्रॉन्स होते हैं, उन पर भी कोई चार्ज नहीं होता है। तो एक्स रे किरणें किससे बनी होती है? ऋणात्मक कणों से नहीं, धनात्मक कणों से नहीं, विद्युत चुंबकीय विकिरणों से हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी वेव से बनी होती है। न्यूट्रॉन से तो न्यूट्रॉन रेडिएशन बना होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे आते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है। देखिए ये रहा हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग में क्या होता है, विद्युत क्षेत्र ऐसे और चुंबकीय क्षेत्र जो कि ऐसे है। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र वाई एक्सिस में अगर दोलन कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र जेड एक्सिस में दोलन करेगा, तो तरंग आपका एक्स एक्सिस में आगे बढ़ेगा। यानी ये जो संचरण की जो दिशा होती है, तरंग जिस दिशा में जाता है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और उसका एक फॉर्मूला होता है हमारा E×B। इसी फॉर्मूला से हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण को दिखाते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में चलते हैं कि एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का क्रम होता है। तो अभी तो कुछ देर पहले आपने देखा एक्स किरणों का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो आर्मस्ट्रॉन्ग के लेवल का होता है। एक आर्मस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर के रेंज का होता है। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है वो इस पर देखिए, किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल का फॉर्मूला होता है प्रकाश की चाल बट्टा √ε0μ0। यानी ये क्या है, ये परावैद्युतता कहलाती है, ये चुंबकशीलता कहलाती है, और ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये अगर हम ये निर्वात की बात करें तो कह रहा है कि किस पर निर्भर नहीं करती है। तो अगर हम गौर से देखें तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल जो है हमारा इस फार्मूला द्वारा दिया जाता है। तो तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति, तीव्रता, ठीक है, ये होना चाहिए, परावैद्युतता पर निर्भर नहीं करता है, ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले क्लास में देखेंगे।